डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन मेवाड़ का इतिहास में पिछली क्लास में बात कर लेते राणा सांगा की। राणा सांगा का जो कंप्लीट जो फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से उनकी बात कर ले पिछली क्लास में। जो राणा सांगा के समय में जो युद्ध इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी बात कर लेते, जैसे खातौली युद्ध 1517, बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518, गागरों का युद्ध 1519 और जो फिर बयाना और खानवा का युद्ध पड़े थे। बयाना और खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट होता है सांगा के इतिहास में अगर देखा जाए, और उनमें से भी खानवा का युद्ध विश्व प्रसिद्ध युद्ध रहा है। ठीक है, सांगा और बाबर के खिलाफ बीच में हुआ था। भाई बाबर विदेशी शक्ति थी तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये कुछ जो युद्ध थे ये ही इंपॉर्टेंट है भाई सांगा के समय के। देखिए, फिर इसके बाद में अपन आज बात करते हैं कि मेवाड़ का शासन किस प्रकार से चलता है, या मेवाड़ में राणा सांगा के बाद में किस प्रकार के जो राजा बनते हैं और कैसे राजा बनते हैं, कौन कौन यानी शासन संभालता है मेवाड़ का। देखिए, राणा सांगा के एक बड़ा बेटा था भोजराज। भोजराज की शादी हुई थी मेड़ता की मीराबाई से। राजस्थान का एक महिला भक्त का बड़ा उदाहरण ले सकते हैं हम, यानी मीराबाई को, या ले क्या सकते हैं भाई, माना जाता है मीराबाई राजस्थान में जो महिला भक्त होने का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। यानी मीराबाई से राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी हुई थी। लेकिन राणा सांगा के जीवन काल में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है, तो यानी भोजराज राणा सांगा के बाद में भाई राजा नहीं बन पाता है मेवाड़ का, यानी राणा सांगा के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है भोजराज। फिर भाई अगला राजा कौन बने सांगा के बाद में, तो सांगा के एक बेटा और था रतन सिंह। तो रतन सिंह अगला राजा बनता है मेवाड़ का। देखिए, रतन सिंह जो सांगा का बेटा था, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जो मेड़ता की मीराबाई थी इसके पिता का नाम भी रतन सिंह था, जो मेड़ता के विरमदेव का भाई था। ठीक है, मीराबाई का पिता रतन सिंह मेड़ता के विरमदेव का भाई था। फिर अगर आगे अपन बात करेंगे जो मेड़ता के विरमदेव का ही जो बेटा जो जयमल था। ठीक है, तो उनकी अपन बात करेंगे आगे। देखिए, इधर सांगा का बेटा रतन सिंह था भाई, भोजराज के बाद में रतन सिंह भाई राजा बनने लायक था, भोजराज मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो रतन सिंह राजा बनता है मेवाड़ का। रतन सिंह एक दिन बूंदी के सूरजमल के खिलाफ शिकार करते हुए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक दिन भाई दोनों शिकार करने चले गए जंगलों में, बूंदी का सूरजमल भी और इधर रतन सिंह भी। दोनों के बीच में कोई आपसी रंजिश थी, उसको लेकर लड़ाई हो गई, शिकार करते हुए एक दूसरे का शिकार कर लिए दोनों। ठीक है, बूंदी का जो यानी सूरजमल भी लड़ता हुआ मारा जाता है और इधर मेवाड़ वाला रतन सिंह भी लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, रतन सिंह का चैप्टर क्लोज हो गया। अब आगे राजा कौन बना मेवाड़ का, तो मेवाड़ में जो आगे राजा बनता है विक्रमादित्य बनता है। तो विक्रमादित्य की बात करेंगे। ये विक्रमादित्य था, ये राणा सांगा का ही बेटा था। ठीक है, विक्रमादित्य मेवाड़ का आगे राजा बनता है, जो सांगा का बेटा था, और इसकी माता का नाम था कर्मावती। देखिए, राणा सांगा की एक जो अन्य यानी पत्नी थी बूंदी की ही हाड़ी रानी थी। ठीक है, राणा सांगा की जो पत्नी थे या राणा यानी ठीक है कर्मावती बूंदी की हाड़ी रानी थी, ये आप लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो राणा सांगा और कर्मावती से विक्रमादित्य जन्म लेता है। इन दोनों की जो यानी सांगा और कर्मावती की संतान था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यार अच्छे लखन वाला बंदा नहीं था, अच्छे लखन नहीं थे, वीर योद्धा नाम की कोई व्यवस्था थी नहीं माइंड में। ठीक है, विक्रमादित्य। लेकिन भाई आगे राजा कौन बने, तो आगे तो राजा फिर विक्रमादित्य ही बने भाई, कोई और तो कोई है नहीं सांगा के। भाई भोजराज पहले मर जाता है, जो रतन सिंह सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, तो फाइनली विक्रमादित्य राजा बनता है। टाइम पीरियड की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 1531 से 1536 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, आप लिख सकते हो 1531 से 1536। देखिए, एक जो माता इसकी कर्मावती थी विक्रमादित्य की, यहाँ पे इसका नाम यानी माता की बात करने का जो तात्पर्य अपना यह है कि जो विक्रमादित्य ज्यादा लखन वाला नहीं था, कम उम्र में राजा बन जाता है। ठीक है, तो जो कर्मावती थी विक्रमादित्य की संरक्षिका बनती है। ठीक है, पर डिसीजन नहीं ले सकता था विक्रमादित्य, तो फिर भाई इसका जो पेरेंट कौन, भाई जो डिसीजन लेने वाला कौन बने, शासन संभालने वाला कौन बने, तो कर्मावती कहती भाई मैं खुद शासन संभाल लूंगी, मैं इसकी खुद संरक्षिका बन जाऊंगी, और राजा तो विक्रमादित्य ही बनेगा। तो विक्रमादित्य को राजा बना देते हैं, तो विक्रमादित्य की जो संरक्षिका बनती है कर्मावती। ठीक है, ये यहाँ पे समझाने का तात्पर्य था अपना, इनकी माता का नाम यहाँ पे लिखने का। वैसे सांगा इसके विक्रमादित्य के पिता है और कर्मावती माता है विक्रमादित्य की।
अब बात आती है जो इनके समय में कौन कौन से भाई युद्ध होते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण होता है, इनकी बात करते हैं। 1533 की बात करते हैं हम, ठीक है। इधर चित्तौड़ की हालत खराब हो रखी थी, पीछे जो पिछले अपन राजा की बात की, सांगा सांगा को बाबर ने हराया था खानवा के युद्ध में। सभी और या चारों तरफ जो ये बात फैल रखी थी भाई चित्तौड़ हार गया है या मेवाड़ हार गया है। गुजरात वालों को भी पता थी भाई, ये भाई पड़ोस की जो रियासतें हैं, देखिए उन भाई जो गुजरात वाले भी मेवाड़ से परेशान हो रखे थे, अपन पहले बात कर चुके गुजरात और मेवाड़ की, गुजरात और मालवा की, ठीक है। तो 1533 में गुजरात का जो बहादुर शाह था ये आक्रमण करता है, ठीक है। ठीक है, 1533 में गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है भाई। मेवाड़ की हालत खराब हो रखी है, इसका यानी अपन फायदा उठा सकते हैं और क्यों ना अपन मेवाड़ पर आक्रमण करें और मेवाड़ को जीत ले। भाई वहां का राजा भाई ज्यादा लखन वाला है नहीं, ज्यादा सूरवीर बंदा है नहीं, उसकी संरक्षिका भी माता बनी हुई है उसकी, और जो सांगा पहले मारा गया है भाई मर चुका है, ठीक है। तो बहादुर शाह 1533 में चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब रानी कर्मावती को लगता है भाई यार मेरा बेटा ज्यादा लखन वाला है नहीं, ये भाई ज्यादा राजा के लायक तो है नहीं, लेकिन राजा बन गया है, इसकी मैं संरक्षिका हूं, मैं क्या कर। तो रानी कर्मावती सोचते हुए क्यों ना ये बहादुर शाह से संधि उंधी कर लेते हैं, बैठ के जो मामला सलटा लेते हैं, क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए जो कर्मावती थी, तो कर्मावती ने इसको ले दे के मामला सलटाने की सोची, ठीक है। बहादुर शाह को कुछ ले दे के सलटा लेते हैं मामले को। तो रणथंबोर का किला बहादुर शाह को देके संधि कर ली थी कर्मावती। ठीक है, ये थोड़ा आप आपके हिसाब से लिख लेना, जैसे आपको जो वाक्य पसंद आए वैसे आप लिख सकते हो, या आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 1533 में गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। कर्मावती रणथंबोर का किला बहादुर शाह को देकर संधि कर लेती है और इसको भेज देती है वापस। बहादुर शाह रणथंबोर किले पर अधिकार कर लेता है और वापस गुजरात चले जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब बहादुर शाह जब गुजरात चले गया वापस, इसको फिर लगा, मैं थोड़े बहुत दिन बैठा रहा गुजरात में, और इसको लगा यार अपन आक्रमण करने गए थे लेकिन अपने को आवश्यकता न पड़ी आक्रमण करने की, ऐसी कोई नौबत ही नहीं है, और उससे पहले अपने को रणथंबोर मिल चुका है, ठीक है भाई। उनको शायद मेवाड़ वाले डर रहे हैं इस बात से, और वो अपने आप को लूज भाई मान रखे हैं, और अपने को रणथंबोर नॉर्मल बात में ही दे दिया है। क्यों ना अपन वापस आक्रमण करें और कोई किला दे देंगे मेवाड़ वाले। मेवाड़ वालों के पास खूब किले हैं, कुंभलगढ़ है भाई, चित्तौड़ वाले तो चित्तौड़ वाला किला तो कैसे देंगे, वो तो इनकी भाई जो बड़ा एक प्रकार से किला रहता, राजधानी रहती। और भी खूब किले, कुंभलगढ़ है, अपन बात कर रहे थे बहुमठ मचान जो कुंभा बनवा के गया था, ठीक है, मेरों के जो नियंत्रण के लिए, मचान बिलों के नियंत्रण के लिए बहुमठ, उनकी अपन बात कर लेते, उनमें से कोई छोटा मोटा 2-4 किले और दे देंगे, वापस अपन आक्रमण करेंगे। बहादुर शाह वापस आता 1534-35 में। ठीक है, बहादुर शाह है गुजरात वाला 1534-35 में वापस मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लगभग लास्ट 1534 में आता है, यानी स्टार्टिंग 1535 तक चलता है ये जो आक्रमण है। तो 1534-35 अपन मान सकते हैं, ठीक है भाई, ज्यादा इफेक्ट में मत जाना, लेकिन 1534-35 में बहादुर शाह वापस यानी पुनः आक्रमण करता है मेवाड़ पर। देखिए अब जब कर्मावती को लगा भाई यार ये वापस, यानी 1 साल पहले आक्रमण करके गया था, रणथंबोर लेके गया था और वापस आ गया है, शायद इसका लालच बढ़ गया है, और अपन यानी पहले इसको रणथंबोर दे दिए थे, लेकिन वैसे अपन हर किसी को अब किले दे दे के संधि करेंगे तो अब मेवाड़ में क्या बचेगा फिर। तो फिर कर्मावती कुछ प्लानिंग करती है, भाई अब तो इसका ये तो कोई सोल्यूशन है नहीं कि और कोई किले दे दे, इसका कुछ और ही इलाज करना पड़ेगा।
देखिए जो कर्मावती थी विक्रमादित्य की माता, इसको एक जो बाहर का शासक याद आता है उस समय, ठीक है, हुमायूं। हुमायूं को याद करते हैं कर्मावती। ठीक है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जब ये 1534 में वापस आक्रमण करने के लिए आता है बहादुर शाह, उस समय कर्मावती हुमायूं को याद करती है। हुमायूं को राखी भेज कर सहायता की मांग करती है। राखी भेजती है हुमायूं के पास और सहायता की मांग करती है कि भाई आप मेरी हेल्प कीजिए, बहादुर शाह इधर आक्रमण कर रहा है मेवाड़ पर, ठीक है। तो ये हेल्प की मांग करती है। तो ये ध्यान रखना कि 1534-35 में जब गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा था, उससे पहले कर्मावती ने किस शासक से राखी भेजकर सहायता की मांग की थी? तो हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग की थी कर्मावती, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार हुमायूं नहीं आ पाता है। हुमायूं के पास जब ये मैसेज पहुंचा राखी वाला कर्मावती का, उस समय हुमायूं था मालवा साइड, मालवा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो बहादुर शाह था, ये मालवा के जो कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर रखा था, कब्जा कर रखा था। हुमायूं को लगता है उस समय कि भाई जब यार बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए गया हुआ है, अपन मेवाड़ की हेल्प करेंगे। उससे पहले अपन मारवाड़ जो सॉरी मालवा में प्रेजेंट में हैं और मालवा के कुछ क्षेत्रों पर बहादुर शाह कब्जा कर रखा है, तो क्यों ना अपन जो बहादुर शाह के कब्जे में जो क्षेत्र मालवा के हैं उनको पहले अपने अधिकार में ले लेते हैं, मालवा को जीत के फिर मेवाड़ की हेल्प करने के लिए चलेंगे, ठीक है। हुमायूं मालवा वाले क्षेत्रों को जीतने के लिए वहां पर कोशिश करता है, कब्जा भी करता है, ठीक है, आक्रमण करता है। इधर बहादुर शाह आ चुका था मेवाड़ में और हुमायूं मेवाड़ में आता है, मेवाड़ की हेल्प के लिए पहुंचता है, उस जब तक देर हो चुकी थी, ठीक है। तो बहादुर शाह मेवाड़ पर फाइनली आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। हुमायूं नहीं पहुंच पाता है, यह आपको ध्यान रखना। हालांकि कर्मावती ने राखी भेजकर सहायता की मांग की थी, लेकिन हुमायूं चित्तौड़ या मेवाड़ नहीं पहुंच पाता है। अब बात आती है भाई अब आगे क्या किया जाए, हुमायूं भी नहीं आ रहा, अपनी कोई सहायता नहीं कर रहा, तो फिर ले दे के बसता क्या था, साका, ठीक है। तो 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। अपन पहले बात कर चुके हैं साका में क्या क्या होता है। दो गतिविधियां होती है साका के दौरान, जौहर और केसरिया, ठीक है। तो जौहर कौन करेगा, केसरिया कौन करेगा, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए जौहर इसमें होता है, तो जौहर करेगा, जौहर करेगी कर्मावती, ठीक है। रानी कर्मावती इसमें जौहर करती है, अपने साथ अन्य जो और 1300 रानियों का भाई कुछ जगह पर उल्लेख मिलता है, तो अन्य 1300 रानियों के साथ कर्मावती जौहर को लीड करती है। ये कोई सॉरी 1300 रानियों की बात कर रहा हूँ, 1600 की अपने को जो जो पहला जो साका हुआ था उसकी थी बात, ठीक है। तो कुछ जगह पर मिलता है, तो ये इस प्रकार की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते फैक्ट में कितनी रानियों ने जौहर किया था, बस जो लीड कौन कर रहा है वो थोड़ा ध्यान रखा करो। तो कर्मावती इस जौहर को लीड करती है। बात आती है केसरिया कौन करेगा। केसरिया भाई देखिए उधर विक्रमादित्य ज्यादा मैच्योर नहीं था, सांगा पहले मर चुका था, ठीक है। तो केसरिया कौन करे। अब देखिए जो ये विक्रमादित्य की जो माता थी कर्मावती, तो कर्मा जो भाई कम उम्र के थे विक्रमादित्य और जो बेटा उदय सिंह था, तो इन दोनों को तो भाई साइड में भेज देती है, मेवाड़ से बाहर निकाल देती है, यानी अपने ननियाल भेज देती है, ठीक है। विक्रमादित्य और उदय सिंह को फिर एक उनकी संरक्षक बनी थी इनकी, विक्रमादित्य और उदय सिंह की, पन्नादाई की भी आगे बात करते हैं, ठीक है। और उदय सिंह की भी बात करेंगे, उदय सिंह बड़े राजा हुए थे तो उनकी अभी बात करेंगे। फिर भाई केसरिया किस कौन लीड करे। केसरिया लीड किया था यहाँ पे, एक जगह पड़ती थी उस समय मेवाड़ में, देवलिया,
देवलिया का जो बंदा था बाघ सिंह था, ठीक है। जो देवलिया जगह है इसको वर्तमान में प्रतापगढ़ कहा जाता है, ठीक है। उस समय मेवाड़ में आता था। वर्तमान में जो देवलिया है इसको प्रतापगढ़ कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देवलिया का प्रतापगढ़, सॉरी, देवलिया का जो बाघ सिंह था वो मेवाड़ की सेना में था। तो भाई इनको लीड करने के लिए कहती है कर्मावती, और जो बाघ सिंह था ये तैयार हो जाता है यानी केसरिया को लीड करने के लिए, ये युद्ध को लीड करने के लिए। भाई आप केसरिया कीजिए, हम जो महिलाएं हैं वो जोहर कर लेंगे, ठीक है। तो जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था उसमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जोहर किसने लीड किया था और केसरिया किसने लीड किया था। केसरिया देवलिया के बाघ सिंह ने लीड किया था और जोहर रानी कर्मावती ने लीड किया था। देखिए जो केसरिया जो बाघ सिंह करता है, इसके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। बाघ सिंह की जो चित्तौड़ के किले में मूर्ति है पांडुपोल गेट पर, है पांडुपोल दरवाजे पर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। पांडुपोल जो दरवाजा है वहां पर बाघ सिंह की मूर्ति है। अब एक जानकारी और मिलती है अपने को, एक ताम्र पत्थर मिलता है, ताम्र पत्थर, ये पूर्ण नाम का कोई गांव है मेवाड़ में, यहां पर एक ताम्र पत्थर मिलता है। इसमें जानकारी मिलती है, इस जोहर की थोड़ी जानकारी मिलती है कि जब ये जोहर किया गया था, ये साका हुआ था, इस जोहर से पहले रानी कर्मावती दान करती है, ठीक है। रानी कर्मावती कहती है जोहर करने से पहले कि भाई मैं जोहर करने से पहले कुछ दान पुण्य करना चाहती हूँ। तो इस दान पुण्य की जो जानकारी मिलती है पूर्व जो गांव का ताम्र पत्थर है, पूर्व ताम्र पत्थर है, यहां से मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, पूर्व ताम्र पत्थर की भी जानकारी थोड़ी सी ध्यान रखना, या जो फैक्ट है क्वेश्चन बन सकता है। चित्तौड़ के दूसरा साका के दौरान जोहर करने से पहले रानी कर्मावती द्वारा दान पुण्य की जानकारी कहां से मिलती है, तो पूर्व ताम्र पत्थर से मिलती है। अब भाई आगे अब कौन संभाले मेवाड़ को, यहाँ का जो यहाँ पे साका हो चुका है। साका का जो एक ही उद्देश्य होता था, भाई महिलाएं जोहर कर लेती थी और जो पुरुष सैनिक है, जो पुरुष है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, या सामने वाली सेना या दुश्मन की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा के वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे खुद, ठीक है, लड़ते हुए। तो ये साका हो चुका है। भाई आगे मेवाड़ को कौन संभाले। मेवाड़ को संभालने के लिए एक बंदे को प्रशासक बनाया गया था, बनवीर को, ठीक है। ये यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। वापस मैं बताने की कोशिश करूं, विक्रमादित्य की माता कर्मावती थे, संरक्षिका कर्मावती थे। 1533 में गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है, रणथंभौर किला देकर कर्मावती संधि कर लेती है। 1534-35 में बहादुर शाह गुजरात वालों वापस आक्रमण करता है। कर्मावती हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग करती है, लेकिन हुमायूं पहुंच नहीं पाता है। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, इसमें केसरिया देवलिया का बाघ सिंह लीड करता है, यानी केसरिया को देवलिया का बाघ सिंह लीड करता है और जो जोहर को कर्मावती लीड करती है, ठीक, ये फैक्ट है। और जो ये कर्मावती का जो दान पुण्य की जानकारी पूर्व ताम्र पत्थर से मिलती है। अब बात करते हैं आगे मेवाड़ का प्रशासक कौन बनता है। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो साइड में ननियाल भेज दिया गया था। मेवाड़ वालों ने सोचा कि आगे अब चित्तौड़ को कौन संभाले, मेवाड़ को कौन संभाले, तो भाई मेवाड़ का प्रशासक बना दिया गया बनवीर को। अब बनवीर कौन था, बनवीर की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए जो बनवीर था, अपन पहले बात कर चुके हैं हम पृथ्वीराज अपन बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज की बात पहले कर ली है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग नाम आता है, आपके माइंड में आ जाएंगे, जिसको कहा जाता था उड़ना राजकुमार, ठीक। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार था, इसके एक दासी थी, उस दासी का बेटा बनवीर था, ठीक है। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की दासी का बेटा बनवीर था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पृथ्वीराज का बेटा हो गया, दासी का बेटा था, तो बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था।
बनवीर को कहा जाता है मेवाड़ की जनता के द्वारा, कुछ जो सैनिकों या सेनापतियों के द्वारा, कि भाई आप यार मेवाड़ को संभाल लो प्रशासक के रूप में। बनवीर पूछता भाई मैं कब तक संभालू इसको, मेवाड़ को, यानी मैं प्रशासक कब तक रहूं इसका। कहते हैं कि भाई उदय सिंह जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक आप मेवाड़ का प्रशासक बने रहो। विक्रमादित्य ज्यादा समझदार नहीं है, उसके बाद में उदय सिंह राजा बन जाता है, यानी उदय सिंह राजा बनने लायक हो जाता है, उस उम्र में पहुंच जाता है कि राजा बनने लायक हो जाए या मैच्योर हो जाए बंदा, तब तक आप मेवाड़ को संभालो। बनवीर कहता है ठीक है मैं संभाल लूंगा। बनवीर जब राजा की गद्दी पे बैठा तो थोड़ा सा लालच हाई हो गया कि यार मजा तो आ रहा गद्दी पे बैठने, राजा की अलग ही फीलिंग है। बनवीर का लालच ज्यादा बढ़ गया। बनवीर सोचा यार मैं मजे कब तक लेऊंगा यहाँ पे इस गद्दी पे, जब तक उदय सिंह मेच्योर नहीं हो जाता है, जब तक उदय सिंह राजा नहीं बन जाता है। भाई लालच बढ़ता है ऐसे ऐसे। अब बनवीर सोचने लगा भाई क्यों ना यार मैं उदय सिंह को मार दूं, और उदय सिंह को अगर मैं मार दिया तो ये वापस विक्रमादित्य को बढ़ाएंगे, क्यों ना मैं इन दोनों भाइयों को मार दूं, तो फिर मैं मेवाड़ का राजा रहूंगा आगे। तो जो बनवीर था इन दोनों भाइयों को मारना चाहता है, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। विक्रमादित्य और उदय सिंह पन्नाधाई के संरक्षण में थे। पन्नाधाई जो इनकी धाई माँ थी विक्रमादित्य और उदय सिंह की। धाई माँ आप सब जानते होंगे, जो पहले, आजकल तो भाई नर्स वगैरह बोलते हैं, लेकिन पहले जो बच्चों का पालन पोषण करते थे माता के अलावा, उसको धाई माँ कहते थे। ठीक है, दाई या धाई माँ, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। पन्नादाई के संरक्षण में थे दोनों, विक्रमादित्य और उदय सिंह। बनवीर सबसे पहले विक्रमादित्य को मारता है। ठीक है, विक्रमादित्य को मारने के बाद लगता है कि भाई अपन तो अभी तो एक को सल्टाए हैं, हालांकि राजा का जो यानी राजा के पद का कैंडिडेट तो मैन उदय सिंह है, तो उदय सिंह को भी अपन मार देते हैं। उदय सिंह को भी मारने जाता है विक्रमादित्य। उस दिन जो पन्नाधाई के जो संरक्षण में था तो पन्नाधाई के पास जाता है बनवीर। बनवीर पन्नाधाई को जाके कहता है भाई बता कहाँ पे उदय सिंह। पन्नाधाई थोड़ी रिक्वेस्ट करती है भाई इस प्रकार से मत करो, ये जो इनकी माता जी है मेरे पास छोड़ कर गई है, मैं इनकी संरक्षिका हूँ, या आने वाले जो या होने वाले मेवाड़ के राजा है उदय सिंह, इस प्रकार से मत करो भाई, आपने विक्रमादित्य को तो पहले मार ही दिया है। बनवीर को लगा भाई तू फालतू में ज्ञान बांट रही है, जब मेरा प्लान ही है जो मैं एक भाई को सल्टा दिया हूँ, एक भाई को मार दिया हूँ, तो मेरे लिए कोई दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको भी मार के खुद राजा बनना चाहता हूँ, तू बता जल्दी नहीं वरना मैं तुझे मारूंगा। पन्नादाई क्या करती है इसके आगे, पहले एक को मार चुका था, तो लास्ट में फिर कहती है भाई ठीक है ये रहा, ये सो रहा है अंदर। भाई थोड़ा सा पन्नादाई ने अलग कारनामा कर दिया था जिसकी वजह से आज पन्नादाई का नाम यानी भारत में हर जगह पर यानी जानकारी मिल जाएगी। भारत में किसी जो स्वामी भक्ति का जो बलिदान का जो उदाहरण देखा जाए तो पन्नादाई जैसा उदाहरण नहीं देखा जा सकता। तो पन्नादाई क्या करती है, बनवीर को आने से पहले उदय सिंह की जगह, जब जहां पे उदय सिंह सो रहा था उसकी जगह उदय सिंह के कपड़े पहनाकर पन्नादाई खुद के बेटे चंदन को सुला देती है। ठीक है, थोड़ा समझना, पन्नादाई अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उदय सिंह की जगह सुला देती है और उदय सिंह को थोड़ा साइड में निकाल देती है। कहां पे ले जाती है उसकी भी अपन बात करते हैं। विक्रमादित्य को कहते हुए ठीक है अंदर सो रहा है उदय सिंह, जब मारना चाहे तो मार दे अब तू, और तो तू वैसे रुक रहा नहीं। विक्रमादित्य कुछ नहीं देखता है, गुस्से में लाल हो रखा था विक्रमादित्य, सॉरी बनवीर गुस्से में लाल हो रखा था। बनवीर कुछ नहीं देखता है, पहले विक्रमादित्य को मार चुका था और वो बिना देखे ही जो बंदा सो रखा था पन्नादाई ने सुलाया था चंदन को, उसको काट के चले जाता है तलवार से। उसको ये नहीं पता था कि भाई ये उदय सिंह है या और कोई बंदा है। तो वहां पर जो पन्नादाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंदन, पन्नादाई, उदय सिंह, ये तीनों जो फैक्ट है बचपन में जो किताबों से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुंभलगढ़ किले की अपन बात कर चुके हैं पहले। तो कुंभलगढ़ किले का उस समय किलेदार था आशा देवपुरा।
ठीक है, इससे आप थोड़ा समझना। उदय सिंह को पन्नादाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देके बचाती है। आशा देवपुरा, ये थोड़ा ध्यान रखना। आशा उनका नाम था, ये जो बंदा था पुरुष था भाई, महिला नहीं था। आशा नाम से आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये देवपुरा इनकी जाति थी, हीरालाल देवपुरा, जैसे अपने जो मुख्यमंत्री हुए थे राजस्थान के, ठीक है, तो ये देवपुरा जाति के थे हीरालाल जी, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए थे, ठीक है। तो ये उसी साइड से थे, कुंभलगढ़ साइड से, ठीक है, हीरालाल देवपुरा जी। तो ये ध्यान रखना, आशा देवपुरा के पास कुंभलगढ़ का किला था, और कभी ना कभी भाई ये जो मेवाड़ वालों ने ही आशा देवपुरा को दिया था, ठीक है। देखिए ये बात हो चुकी है उदय सिंह को निकालने तक की। उदय सिंह कैसे बचता है और उदय सिंह की जगह कौन मारा जाता है। एक फैक्ट लिखना चाहो तो आप लिख लेना या याद रख लेना। बनवीर का, बनवीर ने वहां पर कोई काम वाम भी करवाए हो तो भाई इनको मारने के अलावा, तो बनवीर ने भाई चित्तौड़ में एक महल का निर्माण करवाया था, नौको यानी नौलखा महल, ठीक है, नौलखा या नौकोटा महल आप लिख लेना। ठीक है, बनवीर ने चित्तौड़ में नौलखा या नौकोटा महल का निर्माण करवाया था। ये इसका एक निर्माण कार्य है, भाई देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई नौलखा या नौलखा जो नौकोटा जो महल है इसका निर्माण किसने करवाया था। ये बात हो चुकी है। देखिए अब बात करते हैं उदय सिंह के राजा बनने की। उदय सिंह कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास पहुंच जाता है, पन्नादाई इसको लेके पहुंच जाती है, लेकिन आशा देवपुरा मना कर देता है कि भाई मैं नहीं रख सकता, भाई मैं आपको शरण दूंगा, बनवीर पीछे से आएगा, आपको तो मारेगा, लेकिन आपके साथ साथ मुझे और मारेगा। आशा देवपुरा ऐसी बातें कहता है। पन्नादाई दलीलें दे, तो जब ये आशा देवपुरा कहता है कि भाई आपको मारेगा, ये साथ में मुझे और मारेगा, हमें और नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर भाई देखिए आशा देवपुरा की जो माताजी थे ये पीछे से बातों को सुन रहे थे। आशा देवपुरा की माताजी आके आशा देवपुरा को समझाती है, भाई क्यों भाई, देखिए तुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको शरण देनी चाहिए, तेरी शरण में आए हैं, कभी ना कभी भाई ये जो मेवाड़ वाले थे भाई अपने को यहाँ पर शरण दिए थे, और जो कुंभलगढ़ जो वाला किला है ये भी इन्हीं की देन है। तो तू इस प्रकार की जो बातें कर रहा है, इनको मना कर रहा है शरण के लिए, जिस राजा के दरबार में तू था, जिस राजा के जो संरक्षण में तू था, उसका बेटा आज तेरे सामने है, शरण की भीख मांग रहा है, तू उनको मना कर रहा है। तो इस प्रकार से जो बातें करने से आशा जो देवपुरा था वो मान देता है और इनको शरण देता है, ठीक है। फिर आगे चल के भाई जो आशा देवपुरा पन्नादाई किस प्रकार से उदय सिंह को राजा बनाने में सहायता करते हैं, ठीक। उदय सिंह की बात करें, उदय सिंह भाई धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उदय यानी मेवाड़ वालों को लग रहा था भाई अब आगे आ रहा, अपन किसको राजा बनाए। मेवाड़ वालों के पास आशा देवपुरा और जो पन्नादाई थे मैसेज पहुंचाते हैं कि आपका जो उदय सिंह है वो जीवित है। मेवाड़ वाले कहते हैं भाई यार ये क्या बात है, जो उदय सिंह तो मारा गया है, बनवीर मार दिया उसको, तो फिर पूरी बात बताते पन्नादाई और आशा देवपुरा कि ये बात थी, ऐसे ऐसे चंदन का बलिदान दिया है, पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान दिया है और उदय सिंह को बचा लिया गया है, और ये उदय सिंह आपका, इसको आप राजा बना सकते हो, ये राजा बनने के लायक है, हकदार राजा का उदय सिंह है। तो मेवाड़ वालों को लगता है यार चीटिंग भी हो सकती है, कैसे कंफर्म माने कि भाई ये चंदन नहीं यानी उदय सिंह ही है। पन्नादाई की कुछ साजिश हो सकती है कि अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, चंदन को राजा बनाने के लिए, अब ये भाई दावा कर रही हो भाई ये उदय सिंह और बेटा चंदन हो इसका, तो कंफर्म भाई ये बातें हो सकती है, मायने में आ सकती है, लेकिन चाहे कितना ही ठीक रहा हो, जो भी मैटर है जो। फिर फाइनली उदय सिंह के जो ननिहाल वालों को बुलाते हैं और उदय सिंह के ननिहाल वालों को पूछते भाई आप पहचान करो। ननिहाल वाले आते हैं, भाई यार बंदा तो वही है, ये कहाँ पे छिपा हुआ था। भाई बहुत अच्छी बात है, पन्नादाई को धन्यवाद देते हैं, ठीक है। पन्नादाई का भाई नाम कभी भी इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता, हर किसी को पता है ये बात। काफ़ी अच्छा बलिदान था उनका, काफ़ी बड़ा बलिदान था, ठीक है। तो फिर उदय सिंह को राजा बनाते हैं
अब बात करते हैं विक्रमादित्य के बाद में अगले राजा हुए थे उदय सिंह। देखिए इनका जो टाइम पीरियड था 1537 से 72 तक था। ठीक है, 1537 से 1572 तक इनका टाइम पीरियड था। उदय सिंह राजा बन जाता है। उदय सिंह का जो भाई राज तिलक किया जाता है, उदय सिंह मेवाड़ का राजा है। देखिए अब बात आती है 1540 की। 1540 में बनवीर बदला लेना चाह रहा था, उदय सिंह खोरा के वापस खुद राजा बनना चाह रहा था। तो एक जगह पड़ती है उदयपुर में मावली। उदयपुर में पड़ती है जो मावली जगह है। 1540 में उदयपुर की जो मावली का युद्ध होता है। उदय सिंह से बनवीर। ठीक है, तो उदय सिंह ने इस जो मावली के युद्ध में बनवीर को हरा दिया था। ठीक है, बनवीर को हराया। जोधपुर का जो मालदेव था, जोधपुर का मालदेव उदय सिंह की सहायता करता है। ठीक है, उदय सिंह की सहायता करता है जो मालदेव जोधपुर वाला। हालांकि मालदेव और उदय सिंह के बीच में बाद में विवाद हो गया था और दोनों के बीच में बनना बंद हो गया था। देखिए खेरवा एक पाली में जगह पड़ती है, खेरवा पाली। ठीक है, तो खेरवा पाली में इनके बीच में युद्ध भी हुआ था, उदय सिंह और मालदेव के बीच में। एक झाली रानी थी, तो खेरवा पाली की झाली रानी को लेकर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। महादेव तो कहता था भाई मैं झाली रानी से शादी करूं, और उदय सिंह कहता था भाई मैं इससे शादी करूं। देखिए शादी उदय सिंह ही करता है। जो झाली रानी थी उसकी बड़ी बहन से पहले मालदेव पहले से ही शादी कर रखा था, और मालदेव चाहता था भाई मैं इसकी छोटी बहन से भी यानी मेरी साली से भी मैं ही शादी कर लूं। जो झाली रानी के जो घर वाले थे, जो खेरवा वाले थे, ये शादी करना नहीं चाहते थे, तो उदय सिंह के साथ शादी करना चाहते थे। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है झाली रानी को लेके। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो झाली रानी को लेके इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और इन दोनों के बीच में बनना बंद हो जाती है। एक और युद्ध हुआ था जिसमें भी फिर आगे मालदेव उदय सिंह के खिलाफ रहता है। हालांकि वो भी महिला को लेके ही हुआ था। उदय सिंह और अजमेर के बीच में हुआ था हाजी खान पठान। ठीक, उदय सिंह और हाजी खान पठान के बीच में अजमेर में एक जगह पड़ती है हरमाड़ा। हरमाड़ा जयपुर में भी जगह पड़ती है, लेकिन ये हरमाड़ा अजमेर की बात कर रहे हैं। हरमाड़ा अजमेर का युद्ध होता है, उदय सिंह और हाजी खान पठान के बीच में होता है। 1557 ईस्वी में युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। एक रंगराई नाम की महिला थी। रंगराई नाम की जो महिला थी हाजी खान पठान के पास थी। तो हाजी खान पठान, ठीक, उदय सिंह ने कभी हाजी खान पठान की सहायता की थी। तो हाजी खान पठान की सहायता के बदले में उदय सिंह चाहता था कि भाई जो रंगराई जो नामक महिला है ये मुझे दे दे, इससे मैं शादी कर लूं। ठीक है, पहले हाजी खान पठान के पास थी रंगराई जो महिला थी। जो हाजी खान पठान रंगराई महिला को उदय सिंह को नहीं देता है। इसके बदले में दोनों के बीच में युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 में। ठीक है, इस युद्ध में मालदेव हाजी खान पठान की सहायता करता है, यानी मालदेव हाजी खान पठान की तरफ से लड़ता है उदय सिंह के खिलाफ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दोनों के बीच में तनातनी ढंग से होने लग गई थी, धीरे धीरे बनना बंद हो गई थी। ठीक है, तो ये दोनों की बात, ये अलग फैक्ट थे, ये आपको बताने के लिए या समझाने के लिए थे। ठीक है, अब बात आती है उदय सिंह की और मेवाड़ की। उदय सिंह के बेटा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बेटा होता अमर सिंह, यानी उदय सिंह के पोता हो जाता है। उदय सिंह का यानी उदय सिंह के पोता होता है अमर सिंह। उसकी खुशी में उदय सिंह घूमने निकल जाता है मेवाड़ में ही। आगे घूमता घूमता इधर उदयपुर साइड आ जाता है, और उदयपुर साइड आके फिर जो पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जैसे फिर नदियां वगैरह निकलती थी, उस जगह से बेड़स वगैरह निकलती थी, उस जगह पर आता है और थोड़ा सा शांत फील होता है उदय सिंह को। भाई अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल है, इस साइड अपन क्यों ना अपन राजधानी बना ले, क्यों ना अपन नगर बसा ले। थोड़ा सा और आगे चलता है
पहाड़ियों वाले क्षेत्र में, तो पहाड़ियों वाले क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि कोई साधु बाबा बैठे थे, साधु बाबा से बातचीत करता उदय सिंह, और उदय सिंह उन जो साधु बाबा को लगता है, या पता चला कि वो उदय सिंह कोई शहर बसाना चाहता है। वो साधु बाबा कहते भाई तू जहाँ के लिए सोच के आए हो वहां पर तू शहर मत बसा, मैं जो ये पहाड़ियों पर मैं बैठा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ पर शहर बसा ले, ज्यादा समय तक तेरा शहर चलेगा या कोई आक्रमण अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है, तू अच्छे से उनको हरा सकता है सामने वाले दुश्मनों को यहाँ से। तो फिर उदय सिंह यहाँ पर एक शहर की स्थापना करता है, ठीक है। 1559 में उदय सिंह उदयपुर शहर की स्थापना करता है, ठीक है। एक झील का निर्माण भी करवाता है, ठीक है। झील भाई आपको पता होगी उदय सिंह के नाम पर उदयपुर शहर की स्थापना होती है, तो झील का नाम भी उदय सिंह के नाम पे होगा। ठीक है। 1559 में उदयपुर की स्थापना उदय सिंह करता है और उदय सागर झील का निर्माण करवाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे बात करें, वापस आक्रमण होता है मेवाड़ पर 1567-68 की बात आती है। मेवाड़ पर आक्रमण करता है अकबर, ठीक है। अब बात आती है किस प्रकार से इस बार युद्ध किया जाता है। जो मेवाड़ की सेना थी, इनको लगा हुआ अपन पहले से जिस पद्धतियों पर युद्ध करते आ रहे हैं उससे अब मेवाड़ की सेना को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे सामने वाला दुश्मन आता है सेना लेके, अपने वाले भी अपनी सेना युद्ध करने के लिए जाती है, खुद जो राजा होता है वो भी युद्ध करने के लिए चले जाता है, राजा भी मारा जाता है, सेना का ज्यादा नुकसान होता है। वो जो सामने वाला दुश्मन है जो यानी कब्जा कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार की अपनी पद्धति है अब तक। लेकिन जो अब ये जो मेवाड़ की सेना है अब दूसरी पद्धति पे यानी युद्ध लड़ती है। ये प्लानिंग करते हैं मेवाड़ वाले कि भाई अब की बार जो युद्ध करेंगे अपन अकबर से, तो आधी सेना युद्ध करेगी, यानी जो मुख्य राजा है उदय सिंह है वो बाहर चले जाएगा मेवाड़ से, चित्तौड़ से, ठीक है। और जो इसके साथ आधी सेना को बाहर लेके चले जाएगा या कुछ लोगों को बाहर लेके चले जाएगा, यानी अपने परिवार सहित बाहर निकल जाएगी। उदय सिंह को लगता है यार ये किस प्रकार की बात हुई, पर राजा मैं हूं, मैं युद्ध में नहीं रहूंगा तो ये सेना किस प्रकार से युद्ध करेगी और मैं युद्ध में रहूंगा। कुछ सेनापति इसको समझते भाई सर आप समझिए, आप बाहर जाइए, अगर जो ये मेवाड़ की सेना है ये लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो जाती है, मारी जाती है, मेवाड़ हार भी जाता है, तो कम से कम राजा तो बचेगा और राजा वापस सेना तैयार करके सामने वाले दुश्मन की जो सेना को हरा सकता है, वापस युद्ध कर सकता है। तो किसी न किसी प्रकार से उदय सिंह को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं और उदय सिंह अपने परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले जाता है। ठीक है, उदयपुर में है गिरवा की पहाड़ियां, ये आपको पता होगा। तो उदय सिंह अपने परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले जाता है। अब भाई युद्ध को कौन लीड करेगा, मेवाड़ का जो युद्ध, ये जो अकबर का आक्रमण है, तो युद्धों का मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ की सेना युद्ध करने जाएगी, तो युद्ध को लीड कौन करेगा। देखिए दो बंदे थे, जयमल मेड़तिया, अपन अभी बात कर चुके हैं, मीराबाई की बात किए थे उस समय, जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत। मेड़ता का वीरम देवता, उसका एक भाई था रतन सिंह, रतन सिंह की बेटी हुई थी मीराबाई, मीराबाई की शादी मेवाड़ के सांगा के बेटे भोजराज से हुई थी, ठीक है। मेड़ता का वीरमदेव राजा था, वीरमदेव का बेटा था जयमल, तो जयमल मेड़तिया, ठीक है। ये इधर मेवाड़ में आ जाते हैं, मेवाड़ में आ जाता है जयमल मेड़तिया। 1562 में पहले से ही अकबर मेड़ता पर अधिकार कर चुका था, ठीक है, मेड़ता पर अधिकार कर लिया था 1562 में। तो फिर हार कर ये इधर मेवाड़ में आ जाते, तो मेवाड़ में सेवा करेंगे अपन तो, और मेवाड़ की तरफ से लड़ेंगे, कभी लड़ेंगे तो बड़ी रियासत थी। पत्ता चुंडावत कौन था, जयमल मेड़तिया की एक बहन थी फूल कंवर, ठीक है।
जयमल मेड़तिया की बहन थी फूल कंवर, यानी वीरमदेव का एक यानी बेटा था जयमल और वीरमदेव की बेटी थी फूल कंवर। फूल कंवर की शादी हुई थी पत्ता चुंडावत से। एक प्रकार से पत्ता चुंडावत जयमल के जीजाजी थे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार से जो ये समझने की बातें होती हैं माइंड में ढंग से बैठ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पत्ता चुंडावत की शादी जयमल मेड़तिया की बहन फूल कंवर से हो रखी थी। दोनों जो थे साले और बहनों ही थे। एक बार पत्ता चुंडावत जयमल मेड़तिया का जीजाजी था। ये दोनों मेवाड़ की सेना में रहते हैं। उदय सिंह इन दोनों को मोर्चा संभलवा कर जाते हैं। इन दोनों को अधिकार देके जाते भाई आप युद्ध को लीड करना। जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत ने मेवाड़ का मोर्चा संभाला, ये आप लिख लेना। 1567 जो ये 67-68 वाला जो अकबर का आक्रमण था, इस समय युद्ध होता है। इस युद्ध का जो मोर्चा था जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडावत संभालते हैं, ठीक। देखिए अब अकबर इधर आक्रमण करने के लिए पूरे जो पहाड़ी को घेर लेता है, चित्तौड़ को घेर लेता है, किले को घेर लेता है। अकबर को लगा अंदर भाई यार, अंदर अकबर को किसी ने बताया भाई यार अंदर तो उदय सिंह तो है ही नहीं। उदय सिंह कहाँ पर है? उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गया है। तो अकबर को लगा यार वैसे अपन नॉर्मली जीत लेंगे, राजा ही नहीं है तो नॉर्मल सैनिक तो क्या ही करेंगे, वो तो आराम से दे देंगे अपने को। घेरा डाल के बैठे भाई, किसी ने बताया भाई यार, यानी अकबर आज रात में बंद यानी तोपे छोड़ता और एक दीवार को ढहा देता। रातों रात दीवार वापस तैयार हो जाती उधर से चित्तौड़ किले की, और सुबह अकबर देखता है यार रात को तो अपन इस दीवार को फोड़े थे और ये दीवार वापस चुनवा दी गई है। अकबर को किसी ने बताया भाई यार अंदर जयमल और पत्ता चुंडावत है, वो दोनों इस प्रकार का कारनामा कर रहे हैं। तो अकबर कहता भाई ये दोनों कौन है? तो अब किसी ने बताया भाई वो जयमल जो मेड़ता वाला है वीरमदेव का बेटा है, अपन ने कभी ना कभी उनके जो मेड़ता पर अधिकार कर लिया था, और जो पत्ता चुंडावत है ये जयमल का जीजाजी है। तो अकबर को लगा रहे यार ये क्या कर रहे हैं। अकबर भेजता है पत्थर जयमल के पास, यानी लेटर भेजता है भाई यार जयमल नाराज वाराज मत हो, मैं सॉरी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ, तुझे तेरा मेड़ता दे दिया जाएगा वापस, और ये चित्तौड़ उत्तौड़ है ये अपने को वापस दे दे, मुझे दे दे, और तू क्यों दूसरों के लिए इतनी वो कर रहा है। जयमल उस पत्र का रिप्लाई दे देता भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, यानी मेड़ता वापस नहीं चाहिए, मेड़ता को आप जीत लियो, आप अधिकार कर लियो मेड़ता पर, और हम चित्तौड़ की रक्षा करेंगे, चित्तौड़ का जो भी अधिकार है हमें सौंपा गया है। चित्तौड़ यानी जयमल मना कर देता है। अकबर वापस लेटर भेजता है कि भाई यार तुझे ठीक है, मेड़ता के साथ में नागौर भी दे दिया जाएगा, एक के साथ एक फ्री देता हूँ, और तू चित्तौड़ मुझे सौंप दे, क्यों तू दूसरों के लिए इतना कर रहा है जब यहाँ पे राजा नहीं है, और ये तुझे क्या देंगे, तू मारा जाएगा, फालतू में युद्ध होगा। तो जयमल वापस रिप्लाई करता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए मेड़ता, कोई नागौर नहीं चाहिए, मुझे जो मेरे स्वामी ने या राजा ने यहाँ की चाबियाँ देकर गए हैं, एक प्रकार से मुझे यहाँ का मोर्चा देकर गए हैं, अधिकार देके गए हैं, तो मैं चित्तौड़ के लिए मर मिटने को तैयार हूं, ठीक है। इसके बाद में अकबर को लगता है कि भाई अब बात बनने वाली है नहीं, और अपन अपने को युद्ध करना पड़ेगा। अकबर की एक बंदूक का नाम था संग्राम, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। अकबर संग्राम बंदूक से गोली चलाता है और जयमल के लग जाती है, जयमल घायल हो जाता है। संग्राम नामक बंदूक की गोली से जयमल घायल हो जाता है। अब बात आती है भाई अब आगे क्या करना है। अब बात भाई अब तो सीधी सी बात है, साका तो करना पड़ेगा। तो साका होता है चित्तौड़ का तीसरा साका। ठीक है, चित्तौड़ का थर्ड साका होता है 1568 में। इस जो महिलाएं कहती है बेटे ठीक है, जो पुरुष जो पूरी सेना थी ये बात करते हैं भाई जो जौहर कौन करेगा, भाई जौहर कौन करे और केसरिया कौन करेगा। तो केसरिया का तो पहले पता था भाई, जो इनको मोर्चा देकर गए थे, इनके पास मोर्चा का अधिकार था। उदय सिंह इनको पत्ता और जयमल को अधिकार देके गए थे, तो यही करेंगे। लेकिन भाई जौहर कौन करे, तो फिर जौहर करने के लिए आती है फूल कंवर।
फूल कंवर थी पत्ता चुंडावत की पत्नी, जयमल मेड़के की बहन। ठीक है, तो फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया गया। पहला जो शाखा हुआ था उसमें रानी पद्मिनी जोहर को लीड करती है। दूसरा जो शाखा हुआ था उसमें रानी कर्मावती जोहर को लीड करती है। तीसरा जो शाखा हुआ चित्तौड़ का 1568 में जोहर को फूल कंवर लीड करती है। ठीक है, केसरिया ये करते हैं जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में लगभग 8000 की सेना थी। 8000 की सेना केसरिया करती है, यानी लीड जयमल और पत्ता करता है जोहर को, सॉरी केसरिया को, और 8000 सेना थी। ठीक है, ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, वीरगति को प्राप्त होते हैं उससे पहले की थोड़ी बात बताऊं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। जयमल के जब वो संग्राम नामक की बंदूक की गोली से गोली लगी थी, घायल हो चुका था, तो ये युद्ध करने के लिए जो ये पत्ता और जो और सैनिक आ रहे थे, तो जयमल रोने लगता है, भाई ये आज क्या दशा है, क्या टाइम आ गया है कि राणा जी मुझे अधिकार सौंप के गए हैं और मैं बैठा बैठा युद्ध देखूंगा, जो मेरे साथ वाले लोग हैं युद्ध करेंगे और मैं इस प्रकार से बैठा बैठा युद्ध देखूंगा। तो फिर अपन बात करते हैं झाला अज्जा की। देखिए, झाला अज्जा अलग फैक्ट है, सादड़ी का रहता है। अपन देख, सॉरी ये झाला अज्जा की बात नहीं है, कल्ला राठौड़ की बात है। ठीक, कल्ला राठौड़ था। कल्ला राठौड़ कहता है जयमल को, भाई जयमल जी आप रोइए मत, आप ऐसे करना कि आप मेरे कंधों पर बैठ जाना और मेरे कंधों पर बैठ के युद्ध लड़ देना। अब कम से कम तलवार वगैरह तो चला ही सकते हो, आपके पैर में। देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल, ये हाँ 2-4 दिन से रेगुलर हो रही है, बीच बीच में 25-30 मिनट के बाद में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, तो ये कल्ला राठौड़ और जयमल आपस में उपनिष यानी कल्ला राठौड़ के कंधों पर जयमल बैठकर युद्ध लड़ता है। तो कल्ला राठौड़ को क्या रात का देवता कहा जाता है? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 4 भुजाओं वाला देवता किसको कहा जाता है? कल्ला राठौड़ को। देखिए, जो चित्तौड़ में जो किला है, चित्तौड़ किले के जो अलग अलग गेट है, द्वार है, हनुमान पोल और भैरव पोल। ठीक है, तो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच दोनों कल्ला राठौड़ और जयमल लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो हनुमान पोल और जो भैरव पोल पर इन दोनों की मूर्तियां, कल्ला राठौड़ और जयमल। ठीक है, देखिए जो पत्ता अपन बात करते हैं पत्ता चुंडावत, तो पत्ता चुंडावत भी रामपोल जो एक अलग दरवाजा है, अलग गेट है, वहां पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो पत्ता चुंडावत यानी रामपोल पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं भाई जो अकबर यहाँ पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, 1568 में, 25 फरवरी 1568 की बात है। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ किले पर अकबर अधिकार कर लेता है। देखिए, अब अकबर अधिकार कर लेगा, वही पहले वाली बात जब अपन अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे, रानी पद्मिनी ने जोर कर लिया था 1600 अन्य महिलाओं के साथ। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो ये फूल कंवर ने जोर कर लिया था, सभी जो महिलाएं थी जो किले में वो मारी गई थी। अब जो अकबर को लगता है भाई यार यहाँ पे तो कुछ ही नहीं बचा है, जो जलती हुई आग थी, धुआं उड़ रहा था, कि यहाँ पे तो सभी महिलाओं ने जोर कर लिया। अकबर वापस आग बबूला होता है और अकबर वापस यहाँ पर कत्लेआम करवाता है। देखिए, वहां पर भी 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय, और यहाँ पर भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया गया था। देखिए, अब ये शायद थोड़ा सा इस प्रकार से बात हो सकती है, 30,000 ही वहां पे और यहाँ पे भी कोई गिन के 30,000, लेकिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उल्लेख मिलता है अपने को पुस्तकों के द्वारा यानी किताबों के द्वारा कि 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया गया था। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अकबर उदय यानी चित्तौड़ में अकबर भी यानी तीसरे शाखा के दौरान या तीसरे शाखा के बाद में चित्तौड़ पर 25 फरवरी 1568 को अधिकार कर लेता है और यहाँ पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाता है। ठीक, अब बात आती है अकबर क्या करवाता है। अकबर एक सिक्का चलवाता है मेवाड़ में, एलची। ये एलची सिक्के का नाम था, एलची प्रकार का सिक्का चलवाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि
मेवाड़ में एलची नामक सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। मेवाड़ में अकबर ने तीसरे साके के बाद में कौन सा सिक्का चलवाया था? एलची सिक्का चलवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना एलची सिक्का किस रियासत में चलाया गया था? तो मेवाड़ में चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एलची सिक्का मेवाड़ में चलाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर जयमल और पत्ता चुंडाउस से यानी जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडाउस की जो वीरता से प्रभावित होता है कि भाई यार क्या स्वामी भक्ति का उदाहरण देते हैं। भाई बंदा खुद राजा नहीं था मेवाड़ का, लेकिन ये खुद युद्ध को संभालते हैं। अपने वाले ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं यानी भाई अकबर के लिए बोल रहा हूँ, अकबर ने सोचा कि अपने वाले बंदे तो ऐसा करते नहीं है, वीरता दिखाते नहीं है, लेकिन मैं जयमल मेड़ते और पत्ता चुंडाउस ने यानी उनकी तरफ से तो बहुत ही बेटर काम किया है, वीरता से प्रभावित होता है। और जो आगरा किले में जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाता है अकबर। ठीक है, जयमल और पत्ता चुंडाउत की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा किला में अकबर लगवाता है। ये आप सेंटेंस लिख लेना या वाक्य लिख लेना। गजारूढ़ का मतलब है हाथी पर सवार मूर्तियां। ठीक है, हाथी पर सवार मूर्तियां जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडाउत की अकबर आगरे के किले में लगवाता है। बाद में औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब को लगता है भाई यार ये मूर्तियां किसकी है? तो किसी ने बताया भाई यार ये मूर्तियां हैं जयमल मेड़तिया और पत्ता चुंडाउत की। भाई ये कौन थे? भाई मेड़ता का जो था जयमल मेड़तिया, ये मेवाड़ की तरफ से लड़ा यानी, और ये पत्ता चुंडाउत था आमेर का सामंत था। तो क्या इन्होंने अच्छा काम किया था? अपने लिए लड़ा था। किसी ने बताया अपने लिए लड़ा नहीं, अपने वालों को भगा भगा के पीटे थे, नुकसान पहुंचाया था। तो फिर इनकी मूर्तियां यहाँ पे कौन लगाई हुई? अपने को नुकसान पहुंचाई इनकी मूर्तियां। तो जो अकबर ने इनकी मूर्तियां लगवाई है। तो औरंगजेब कहता है अकबर का तो दिमाग का थोड़ा सा खिसक गया था, प्लेट खिसक गई थी अकबर के दिमाग की। तो इन मूर्तियों को वापस तोड़ा जाए, हटाया जाए। औरंगजेब ने इन मूर्तियों को हटवा दिया था बाद में। बात आती है बीकानेर किले की। बीकानेर के उस समय राजा थे राय सिंह। ठीक है, तो बीकानेर के राय सिंह ने भी जूनागढ़ किले में, जूनागढ़ किला बीकानेर में है, तो बीकानेर के राजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले में सूरजपुर गेट पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगवाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो अभी भी है। और औरंगजेब ने आगरा किला से तो हटवा दी थी। तो बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ में जयमल और यानी पत्ता की जो मूर्ति है सूरजपुर गेट पर लगाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। आगरा किले में जो मूर्तियां लगवाई गई थी अकबर के द्वारा, इनकी एक जानकारी मिलती है। भाई इनकी जान अभी यहाँ पे अभी यहाँ नहीं है आगरा किले में, तो इनकी फिर जानकारी मिलती कहाँ से है? ठीक है, तो एक भाई इतिहासकार आया था, एक यात्री था, बाहर का यात्री था, फ्रैंकोइस बर्नियर। इसका पूरा नाम था ठीक है फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर कोई यात्री था बाहर का। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर इसकी एक पुस्तक है, बर्नियर की पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है अपने को कि भाई जो आगरा किले में अकबर ने मूर्तियां लगवाई थी और उनको औरंगजेब ने हटवा दिया था। जयमल और पत्ता की मूर्तियां गजारूढ़ मूर्तियां थी, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो बर्नियर की पुस्तक मुगल ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर से जानकारी मिलती है, जो पत्ता और जो जयमल की मूर्ति थी आगरा किले वाली। ठीक है, तो इनकी जानकारी यानी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर जो पुस्तक बर्नियर की है इसमें मिलती है। अब बात आती है आगे भाई उदय सिंह की, फिर जो अंतिम टाइम कैसा रहता है, किस प्रकार से मृत्यु होती है। उदय सिंह की जो मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, भाई लिखने की ज्यादा जगह है नहीं। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में होली के दिन। भाई
जगह जगह भटक रहा था उदय सिंह भाई, उधर वो जयमल और पत्ता चुंडावट थे, उन्होंने भाई जोर कर लिया, मेवाड़ हार चुका था, अकबर कत्लेआम करवा दिया था। तो फिर उदय सिंह जगह यानी सेना जुटाने के लिए जगह जगह भटक रहा था, कभी कुंभलगढ़ कभी कहाँ पे। तो फाइनली गोगुंदा में होली के दिन 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए, गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी है। ठीक है, गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी है, ये ध्यान रखना। गोगुंदा में मृत्यु हुई थी होली के दिन, ये लिख लेना। अब थोड़ी सी गलती कर जाता है उदय सिंह। उदय सिंह अपनी एक जो रानी थी उसके कहने से अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बनाता है, या अपने बड़े बेटे को राजा घोषित नहीं करता है, और उस रानी के प्रभाव में आके छोटे राजा को या छोटे बेटे को राजा बना देता है। एक भटियाणी रानी थी, उदय सिंह की एक भटियाणी रानी थी, ठीक है। उसका पुत्र था जगमाल। जगमाल महाराणा प्रताप से छोटा था। उदय सिंह भटियाणी रानी के कहने से जगमाल को राजा घोषित कर देता है और महाराणा प्रताप को राजा घोषित नहीं करता है। मेवाड़ की जनता जगमाल को राजा एक्सेप्ट नहीं करती है, पर बड़ा तो प्रताप था, तो मेवाड़ की जनता प्रताप के लिए ही इच्छा जताती है, पर प्रताप ही राजा होना चाहिए। तो उदय सिंह ये बड़ी गलती कर दिया था अपने जीवन में। आगे चल के फिर फाइनली राजा बनता है प्रताप, तो आगे अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रताप की यानी प्रताप का इतिहास पढ़ेंगे। वैसे कल प्रताप जी की जयंती गई है, ठीक है भाई, 9 मई को, तो ध्यान रखना। 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। तो अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये था उदय सिंह का इतिहास। उदय सिंह से पहले भी अपन बात कर चुके हैं, कैसे भोजराज सांगा का बेटा भोजराज, फिर भोजराज के यानी भोजराज भाई मृत्यु हो जाती है पहले ही, फिर जो रतन सिंह बनता है, ठीक है। इस प्रकार से जो ये बातें थी, फिर बाद में विक्रमादित्य बनता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।